हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इकबाल मंदानी साहब ने और पाकिस्तान से हमें पहली मर्तबा ज्वाइन कर रहे हैं इरफान साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच इरफान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इकबाल सर, आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए शुक्रिया टाइम रिमा, निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके व्यूअर्स का सभी का। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बेसिकली दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, हमने देखा कि इंडिया ने चाइना को वार्न किया है। अरुणाचल प्रदेश के हवाले से एक अपडेट हमारे सामने आती है और इंडियन वुमेन को जो है एयरपोर्ट पे स्टॉप किया गया है। इस पर इसकी डिटेल्स जानेंगे, तो आगाज हम इकबाल साहब से करते हैं। इकबाल साहब, क्या कहना चाहेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन को देखते हुए, और ये क्या इसका इस खबर के पीछे क्या बैकग्राउंड है? देखिए, ये 21 नवंबर की घटना है, जो कि एक लेडी लंदन से उसे जाना था जापान। तो ट्रांजिट था उसका चाइना के अंदर। उस लेडी का नाम था प्रीमा वांगिन टेंगडॉक, ऐसा कुछ नाम था उसका। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी। चाइना और इंडिया के अंदर एक लंबे अरसे से कसीदगी देखी जाती है, जिसको लेकर के चाइना का मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो उनका हिस्सा है, क्योंकि तिब्बत जो है वो उनका है, इसलिए साउथ तिब्बत के अंदर ये एरिया पड़ता है। और इंडिया का कहना है कि ये उनका नॉर्दर्न साइड जो है वो उनका है। तो इसको लेकर के पिछले काफी दिनों से लड़ाई चालू है, और ये आज की नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब लाइन जब अंग्रेज जब यहाँ मौजूद थे, तब उस वक्त मैकमोहन लाइन के नाम पर इसे जाना जाता था। उस वक्त जब ये सर्वे हो रहा था, तब चाइना को बुलाया गया था, लेकिन चाइना वहां नहीं पहुंचा था। जिसके बाद तिब्बत से बात करके अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया के अंदर दे दिया गया था। जब से ही चाइना का क्लेम ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो अरुणाचल प्रदेश है उसका है। वो अक्सर लगातार इस तरह की चीजें करता रहा है, और पिछले 10 या 11 सालों के अंदर इस तरह की चीजें करने की कोशिश वो करता रहा है। उससे पहले वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन अब इस मामले को लेकर के जब वो लेडी ट्रांजिट में वहां पहुंची थी, तो उसको वहां जो कस्टम्स के लोग थे उन्होंने कहा कि ये पासपोर्ट जो है आपके पास, ये बिल्कुल इंडिया का नहीं चाइना का होना चाहिए था, आपने क्यों निकाला? जिसको लेकर के ये मामला काफी तूल पकड़ा, और तकरीबन 18 घंटे तक उसको हैरेसमेंट करते रहे वो लोग। जब इंडियन गवर्नमेंट को सारी चीजों की जानकारी मिली है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके अंदर बीच के अंदर मध्यस्थता की, और उसको लेकर के बाद में उस लेडी को जो है वो रिटर्न किया गया। लेकिन मामला काफी तूल पकड़ चुका था दोनों ही मुल्कों से। इंडिया का कहना था कि उसे अरेस्ट किया गया है, वहीं चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर और उनका कस्टम डिपार्टमेंट, उनका कहना है कि नहीं, हमने इसका काफी ख्याल रखा था। लेकिन एक जो चीज है वो बहुत चौंकाने वाली जो थी, जहां अरुणाचल प्रदेश को भारत अपना हिस्सा बताता है, वहीं चाइना अपने एक नए नाम के साथ उसका कहना था कि ये साउथ तिब्बत का हिस्सा है, वो हमारा है। तो इन चीजों को लेके कशीदगी काफी घंटों तक चलती रही। आखिर 18 घंटे के बाद में उस लेडी को जो है वो जाने दिया गया। अरे वाह! अब इरफान साहब की जाने बढ़ेंगे। इरफान साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस खबर को, और इंडिया और चाइना के रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रिबाहा, ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स का बता रहे हैं, इसका तो मुझे इतना इल्म नहीं है कि ये जो भी इंसिडेंट्स हुआ। बहरहाल मेरा ख्याल में अगर उनके पास इंडियन पासपोर्ट है तो उनको अलाउ करना चाहिए था कि वो अपना सफर जारी रखती, और जो भी इशू हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये इंडिया और जो चाइना का कन्फ्लिक्ट है, ये एक जगह से नहीं, मेरे ख्याल में ये 2-3 जगह पर जो है इनका ये कॉन्फ्लिक्ट है, और कोई इनकी स्पेसिफिक जो है वो बॉर्डर लाइन नहीं है, जैसे ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और ये जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि जब ये गोरा यहाँ से गया था, ये ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे और वो जो बाउंड्री लाइन बना के गए थे, तो उस पे इनका कन्फ्लिक्ट शुरू से चल रहा है। तो मेरे ख्याल में इसका जो सोल्यूशन है वो सफारती सतह पर होना चाहिए, बैठकर होना चाहिए और मिल बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन असल इशू ये है कि ये जो पूरा रीजन है ना, इसमें ये इश्यूज हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और इसमें असल इन्वॉल्वमेंट जो है वो है अमेरिका की, जिस वजह से इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही और एक इनस्टेबिलिटी है। क्योंकि जिस तरह से चाइना एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, अमेरिका को ये खटकती है, और फिर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है और रिलेशंस भी है, और जिस तरह से फिर चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए ना तो जो इंडिया है वो पाकिस्तान के साथ उसका बर्दाश्त कर पा रहा है,
ना ही अमेरिका, चाइना और उसके साथ जो है वो कोई ऐसी स्टेबिलिटी चाहता है। तो अमेरिका चाहता है कि मुसलसल जो है इनस्टेबिलिटी रहे, इस पूरे रीजन में इनस्टेबिलिटी रहे, ताकि ये रीजन जो है ये इसी तरह से इनस्टेबिलिटी का शिकार रहे और ये ग्रो ना कर पाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हो गया या चाइना हो गया या फिर इंडिया हो गया, इनको मिलकर बैठकर इनको इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक इसी तरह से आप इस छोटे छोटे इश्यूज में आप उलझते रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप अपनी आवाम पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे, अपने लोगों पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे और वो इसी तरह से जलील होते रहेंगे। अच्छा इकबाल साहब, अगर हम देखें चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, तो इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद जो है दोनों कंट्रीज आपस में बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रेड हम देखते हैं कि इनके दरमियान होती है। जबकि पाकिस्तान तो उस तरह ट्रेड नहीं कर पा रहा इंडिया के साथ, हालांकि कॉन्फ्लिक्ट एक जमीन का ही है। अरुणाचल प्रदेश हो या फिर कश्मीर वाली साइड हो, तो एक जमीन का कॉन्फ्लिक्ट है। उसके पीछे जो है वो दोनों कंट्रीज, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों है? अरे बात ट्रेड क्या? देखिए, जो मैंने पहले भी सारी चीजें कही थी कि कई बिलियन डॉलर का ट्रेड आज भी इंडिया और चाइना का चलता है। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें अब भी जारी है, और उससे कई बार सारी जो कयादत है वो बात भी कर चुकी है। इसके अंदर 2020 के अंदर आर्मी की झड़प भी हो चुकी थी गलवान वैली के अंदर। तो ये सारा ही मसला चलता रहा, लेकिन चाइना और इंडिया के अंदर एक जो बेहतर चीज है वो कयादत जो है, वो पॉलिटिकल कयादत इस तरह की चीजों को लेकर के बात करती है। और पाकिस्तान के साथ मसला जो है वो पॉलिटिकल कयादत का है, जो पॉलिटिकल कयादत आपकी स्ट्रांग नहीं है। अगर हम आज भी बात करें तो पॉलिटिकल कयादत मार खा रही है, पॉलिटिकल कयादत के हाथ में वो पावर नहीं है जिसको लेकर के वो बात कर सके। देखिए, आज 26 तारीख है और कल है 27 तारीख, जो अहम दिन बकौल पाकिस्तानियों के माना जाता है। कि मुझे पता नहीं आज नोटिफिकेशन अब तक आपके आर्मी चीफ का जारी हुआ है या नहीं हुआ है, जिसको लेकर के पिछले कई दिनों से लोगों के ऊपर जुल्म जारी है। और इस तरह की चीजों को लेकर के जहां डिफेंस के जो लोग होते हैं वो अगर कयादत हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल कयादत की तरह काम डिप्लोमेसी के अंदर नहीं कर सकेंगे, जिसको लेकर के सबसे बड़ा मामला अब तक चलता आया है। देखिए, पिछले बार भी अगर हम बात करें तो आपकी पॉलिटिकल कयादत और आर्मी कयादत में इंडिया को लेकर के काफी मामला खराब थे, जहां इमरान खान का मानना था कि नहीं, उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, वही जनरल कमर बाजवा का कहना था कि बात करनी चाहिए। तो ये जो मामलात है वो आपके पॉलिटिकल और डिफेंस की जो कयादत है उसके अंदर है, जिसका असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। और उसी को लेकर के पॉलिटिकली स्टेबल आज तक पाकिस्तान नहीं हो सका है, मुझे लगता है रिबा। अच्छा, इरफान साहब मैं इकबाल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करता हूं, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। इमरान खान साहब की जब बात कर रहे थे ना, सबसे पहले तो पाकिस्तान में इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और पाकिस्तान की जो ये मिलिट्री की बात कर रहे हैं, तो कभी भी मिलिट्री ने आगे आके किसी डायलॉग की बात नहीं की, किसी एग्रीमेंट की, किसी मुआहदे की बात नहीं की, किसी सेटलमेंट की कभी पाकिस्तान की मिलिट्री ने फ्रंट फुट पे आके बात नहीं की। हमेशा पाकिस्तान की जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी ने बात की है। इमरान खान साहब की जो बात कर रहे हैं इकबाल साहब, तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे तो आते ही इमरान खान साहब ने कहा था कि हम सबसे पहले जो है ना वो इश्यूज अपने नेबर के साथ खत्म करना चाहते हैं। हमारी सबसे जो पहली प्रेफरेंस है वो हमारा नेबर है। हमारा नेबर हमारी तरफ एक कदम बढ़ाए, हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। बाकी रही बात पाकिस्तान में किसका कंट्रोल है, किसका होल्ड है, ये हमारा इंटरनल इश्यू है। अगर तो मामलात सॉर्ट आउट करने होते हैं, अगर सोल्यूशन की तरफ जाना होता है बाकी हम दोनों को, तो हमें ये कीड़े नहीं निकालने होते कि भाई हम बात किससे करें। भाई एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मौजूद है, आप उससे बात करें, आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर बात करें। लेकिन आपने अगर ब्लेम गेम खेलनी है तो मेरे ख्याल में ये 78 साल से सिलसिला चलता आ रहा है और इसी तरह से चलता आएगा, और इसका कोई भी जो है वो एक खास सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये इसी तरह से इनस्टेबिलिटी रहेगी। मैं इरफान साहब सर, यही बताना चाह रहा था आपको। आपने जिस से कहा कि स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में मौजूद है। देखिए, पिछले साल आज 26 नवंबर है और एक साल आज पूरे हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले फरवरी 2024 के अंदर एक इलेक्शन हुए थे और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने उसको देखा है, चाहे वो अमेरिका जिसको लेकर के बहुत अच्छे रिश्ते पाकिस्तान से है, और उसने भी अपने पार्लियामेंट में ये कहा था कि इलेक्शंस कितने फेयर है, कितने अनफेयर है।
तो जो 17 सीटों वाली जो गवर्नमेंट थी उसे जबरदस्ती जो है बना दिया गया। तो किसी भी मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल क़यादत से बात होती है तो उस पॉलिटिकल क़यादत के पास उतना पावर होना चाहिए उस बात को लेकर के करने के लिए, ना कि वो गवर्नमेंट आए जो एक रिमोट पे चलती हो। तो आपके पास आज जो गवर्नमेंट है वो आप सभी जानते हैं कि पूरी तरीके से एक रिमोट पे चलती है। पिछले 26 नवंबर के अंदर आपको याद होगा डी चौक के अंदर जो लोग गए थे उनके ऊपर किस तरह फायरिंग की गई थी। आज 1 साल पूरा हो गया है। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ सभी शहीदों को लेकर के। इसी तरीके से एक अटैक 17 साल पहले मुंबई के अंदर भी हुआ था जिसके अंदर भी कई 100 जानें गई थी, कई मासूम लोग उसके अंदर मारे गए थे। उनके लिए मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। ये सारी चीजें जो है ना धीरे-धीरे करके आप अगर लिंक करोगे तो वहाँ वो आपके आर्मी से ही जाकर के जुड़ती थी। और इसको लेकर के एक बहुत अहम रूप से इंटरनेशनली सबूत भी दिए गए थे। और पिछले अगर मैं 26 नवंबर 2024 की बात करूं, मुझे बताइए आज भी वो फैमिली परेशान है। आज तक इतने बड़े वारदात को लेकर के एक भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। तो मुझे बताइए कि क्या पॉलिटिकल कयादत इतनी कमजोर है आपकी कि इतना वो जानती थी? पॉलिटिकल कयादत के लोग ही स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमारे लिए 5 मिनट का मसला है, हम 5 मिनट में खाली करा देंगे। तो जो 5 मिनट में खाली कराने की एक आम पाकिस्तानियों के लिए बात करता हो, आप मुझे बताइए उसपे एक एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर फायरिंग होती है, उसके ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। तो मुझे बताइए इस पॉलिटिकल कयादत को लेकर के क्या करोगे आप? क्या आपको लगता है कि जो अपने मुल्क के अंदर एक एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सकती है, वो किसी इंटरनेशनल लेवल पे या अपनी नेबरहुड कंट्री से वो पॉलिटिकल कयादत पे कोई बात कर पाएगी? नहीं कर सकती। उसकी वजह है उनके पास उतना पावर नहीं है। वो खुद भी जानते हैं अगर इतना बड़ा पावर होता है इरफान साहब तो मुझे लगता है ऐसे कई फैसले अभी अफगानिस्तान से लेकर के ईरान के कई वो कर चुके होते। आज बगराम एयरपोर्ट की बात आने के बाद में अचानक इरफान भाई वो अफगानिस्तान दुश्मन हो गया। उससे पहले जो है वो आपके डिफेंस मिनिस्टर ये कहा करते थे कि ताकत तुम्हारी अल्लाह हमारा। वो अचानक एकदम बदल जाता है और वो अफगानिस्तान को दुश्मन बताना शुरू करता है। तो ये जो हालात है ना ये पॉलिटिकल कयादत के हिसाब से देखिए अनस्टेबल जो है वहाँ इंडिया के पास सिर्फ नहीं है, आपके साथ अफगानिस्तान, आपके जो बहुत करीबी रिश्ते थे ईरान के साथ हालात आपके ठीक नहीं। तो इससे कई नेबरहुड कंट्रीज है जहाँ पॉलिटिकल कयादत स्ट्रांग ना होने के चलते बिगड़ते जा रहे हैं इरफान साहब। तो सर देखिए आपने ये जितने भी इश्यूज गिनवाए हैं ये सारे पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे 26 नवंबर का। इरफान साहब मुझे लगता है आपने बात कर लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सुन लीजिए आप, बिल्कुल उससे आप जो है वो एतराज कर सकते हैं। तो ये जितने भी ये बातें आपने की है ना कि प्राइम मिनिस्टर की एफआईआर नहीं होती या फिर 26 नवंबर का इशू है, ये अगर लोगों को प्रवोक करना है तो सुनने में ये जुमले बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जहां तक अगर आप कहते हैं ना कि इंडिया के साथ बात करनी हो तो मेरे ख्याल में इन सारे इश्यूज का इंडिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल कयादत की अगर आप बात करते हैं ना, इख्तियारात की बात करते हैं कि उसके पास कितनी अथॉरिटी है, सर जब ये इंडिया ने ये दरअंदाजी की थी पाकिस्तान में, तो जब पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया था, जब आपके ये तैयारे भी गिरे थे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिकल कयादत थी जिसने ऑर्डर्स दिए थे। ये खबरें भी आपने सुनी होंगी, लेकिन ये खबरें पता नहीं क्यों आप यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे। ये ऑर्डर भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल कयादत ने ही दिए थे। और फिर जो आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं या फिर ईरान की बात कर रहे हैं, इन दोनों साइडों से जो ये दरअंदाजी हो रही है, जो टेररिज्म हो रहा है, उसके सबूत कहां पर मिलते हैं, उसके ताने बाने कहां पर मिलते हैं, इस पर भी जरा बात कीजिए ना। वो भी आप ही की तरफ आते हैं सर, घूम फिर के सारी कड़ियां आपके हिंदुस्तान की तरफ आती हैं। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर लड़ रहा है, हर महाज पर दुश्मन का डट के मुकाबला भी कर रहा है, उसको शिकस्त भी दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और अमन के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ा है। और इंडिया ने कई बार पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि जी पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिज्म किया है, ये वो, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाया, किसी फोरम पर कभी भी सबूत नहीं दे पाया, सिर्फ इल्जाम। तो मेरे ख्याल में इनका कोई फायदा नहीं है। और जब पाकिस्तान में ये इश्यूज चल रहे थे तो तब भी बड़ा प्रवोक करने की पाकिस्तानी अवाम को कोशिश की गई और बड़ा कुछ करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान की अवाम हो, पाकिस्तान की मिलिट्री हो या फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये हमेशा कोई भी जब आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है, कोई इंटरनेशनल इशू होता है, तो उसको लेकर एक पेज पर होते हैं, पाकिस्तानियों की एक ही आवाज होती है।
हम ये नहीं कह सकते, बल्कि आप ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री ये कर रही है, पाकिस्तान की पब्लिक ये कह रही है, या उसके ये सेंटिमेंट्स हैं, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये है। आपने ये चीज देखी, जिनको आप बात कर रहे हैं ना कि ये पीटीआई या ये दूसरे लोग कहते हैं कि ये 17 सीटों वाली गवर्नमेंट है, इसी इसी गवर्नमेंट को उन्हीं लोगों ने जो ऐतराज करते थे, उन्होंने कहा था कि इस जंग में हम आपके साथ खड़े हैं। पूरा पाकिस्तान इसी प्राइम मिनिस्टर जो आपके सामने है इसके पीछे खड़ा था। मिलिट्री पूरे पाकिस्तान की इसी प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी सर। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज हैं, इनको डिस्कस करने का यहाँ फायदा नहीं है। हम यहाँ पर फायदा हम डिस्कस करें कि भाई पाकिस्तान और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक इशू चल रहा है शुरू से, और असल में हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन वो था जो हमें अलग करके गया, जो हमारा ये तनाजा डाल के गया है। तो हमें तो हल की तरफ आना चाहिए, ना कि हमें उन्हीं चीजों को उछालते रहना चाहिए और इशू को बस ऐसे भड़काते रहना चाहिए जिससे इनस्टेबिलिटी रहे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मिस्टर बाहा भी जानती है, जब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम बैठ के बात नहीं करेंगे, तो मसला हल नहीं होगा। बाकी ब्लेम गेम खेलनी है तो खेलता रहे, आप मुझ पर इल्जाम लगाते रहे, मैं आप पर लगाता रहूं, और मिस्टर बाहा का प्रोग्राम चलता रहेगा। अच्छा, इरफान साहब, देखिए इकबाल साहब। आपने जिसे इंटरनल पॉलिटिक्स कहा ना, जी जी। जो मुल्क सर इंटरनली देखिए, इसी तरह से आपके भारत में पता नहीं क्या कुछ नहीं होता। मैं सारी चीजें बता रहा हूँ इरफान साहब। देखिए, जो मुल्क अंदर से ही स्टेबल ना हो वो बाहर स्टेबल नहीं हो सकता है। नहीं नहीं सर, पिछली बार आपने अल्हम्दुलिल्लाह अंदर कहा, से स्टेबल, अंदर से सर हमारा सुनिए मुल्क ना, स्टेबल है, और आपको अभी बता अभी भी दिया। IMF की 80 पन्नों की एक रिपोर्ट आई है, मुझे लगता है शायद आपने पढ़ी है कि नहीं मुझे पता नहीं, एक बार थोड़ा सा जी उसको जी, पढ़ मैंने लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ी है, मैंने बिल्कुल। काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखी है कि किस तरह करप्शन कितने % होते हैं, और कितना बड़ा करप्शन का हिस्सा जो है, आप जहाँ 1 अरब के लिए घूम रहे हो वहाँ कितने हजार अरब जो है वो करप्शन के भेंट हर साल चढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के IMF की रिपोर्ट को आप बेहतर तरीके से पढ़िए। दूसरा, आपने कहा ना कि इंडिया ने कोई सबूत नहीं दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, 2008 और आज ही के दिन जब यहाँ ये अटैक चालू था, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ, उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने पूरे डोजियर जो है इंटरनेशनली सबको दिए। और आपने कहा कि पॉलिटिकल क़यादत और डिफेंस कुछ करता नहीं, यही नवाज शरीफ आज भी हयात है, अल्लाह उनकी हयाती उनको हयाती दे और तंदुरुस्त रखे। इन्होंने ही आमीन। कहा था कि जिस तरीके से कारगिल वॉर हुआ था, उसके अंदर कहा था कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी, परवेज मुशर्रफ ने जो है ये धोखा किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब मैं इन सारी चीजों को ये नहीं कहूंगा कि सुनी सुनाई, ये ऑन रिकॉर्ड है, सर अभी ये आज भी आप सर्च करेंगे पुलवामा मिल की जाएंगे। बात कर लें, पुलवामा की बात नहीं, कर लें। हाँ, तो मैं सभी पे आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए, उस वहां भी आ रहा हूँ। और अभी आपने कहा ना कि अफगानिस्तान के अंदर, तो सर मुझे बताइए, जब रशिया ने कब्जा किया था, तालिबान को ट्रेन किसने किया था, पाकिस्तान ने या अमेरिका ने? जो TTP आई है आज, जो पाकिस्तान के अंदर आप जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हो, उसको लेकर के भी मुझे परफेक्टली याद है कि कमर जावेद बाजवा को साफ तौर पर मना किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। और आपके अभी जो CM थे खैबर पख्तून के, अली अमीन गंडापुर, जिसके सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जब हम एक्शन लेते थे तो आर्मी ही हमको कहती थी कि गुड तालिबान बैड तालिबान। तो ये जो चीजें आप जिसकी बात कर रहे हो मुझसे, क्या होता है कि इंटरनली जब आप सेफ नहीं है, इंटरनली आप परेशान हैं, आपके लोग मारे जा रहे हैं, तो इंटरनेशनली आप आसान नहीं होता है बात करना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल क़यादत हो, उसकी स्पाइन इतनी मजबूत चाहिए कि वो अपने फैसले ले सके। जैसा आपने कहा ना कि इंडिया के साथ जब मामला हुआ था तो इमरान खान ने ही पूरी चीजों को लेकर के कहा था, तो मैंने भी वही कहा आपको कि पॉलिटिकल क़यादतें किसी भी मुल्क में हो वो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनके पास वो पावर होनी चाहिए। देखिए, जंगों में नुकसान हर मुल्क का होता है, ऐसा तो कोई आज तक मुझे नहीं लगता है कि सुपर पावर अमेरिका है तो उसका नुकसान नहीं हुआ है। का भी नुकसान हुआ है, जब जंगें होती है तो नुकसान होते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि दोनों ही मुल्कों को मुज़ाकरात करने चाहिए, उनको बैठ के आपसी जो झगड़े हैं वो खत्म करने चाहिए। बिल्कुल, उसको लेकर के कई बार कोशिशें भी की गई, लेकिन बाद में जब कोई अटैक होता है, उसके पीछे जो लोग पकड़े जाते हैं, उसके जो लिंक जोड़े जाते हैं, वो या तो TTP से निकलते हैं, और TTP के पीछे कौन मास्टरमाइंड होता है वो ये सभी को मालूम है। ऐसा नहीं है कि हमको ही पता है। आप जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको भी इन सारी चीज़ों का पता है कि मादनियात आसानी से निकल जाती है, लेकिन आदमी नहीं निकल सकता है।
तब वहां उस पर फायरिंग हो जाती है। लेकिन आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि मादनियात लेके जा रहे हैं उसको मार दिया गया है। तो ये जो पावर है ना जो चला रहे हैं ये कार्टेल्स जो होते हैं वो मुल्कों के लिए खराब होते हैं, चाहे वो किसी भी जगह बैठे हो। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऊंचाई पे बैठे हैं तो हमेशा अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा मामला जो है इरफान साहब कि इंडिया के अंदर एक डिफेंस मिनिस्ट्री है और उसके अंडर में सारी आर्म फोर्सेस आती है, उसके सीडीएस आते हैं। वो उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो ये आकर के हमें डिक्टेट करे कि आपने क्या करना है क्या नहीं। और वहां पर जो है ना ये चीजें जब तक स्ट्रांग कयादत नहीं आएगी, आप भूल जाइए इरफान साहब, मैं वाकई में बहुत ईमानदारी से चीजें बता रहा हूँ कि मुल्कों के अंदर जो डिप्लोमेसी होती है, जो बातचीत होती है, जो फैसले लेने की ताकत होती है, वो आर्म फोर्सेस में नहीं होती। आर्म फोर्सेस बेहतरीन जिससे लड़ना जानती है, वो मसलों का हल नहीं जानती। मसलों के हल के लिए दोनों ही मुल्कों की क़यादत को बैठना पड़ेगा और बहुत स्ट्रांग क़यादत को बैठना पड़ेगा और उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन लड़ा रहा है, किसकी ताकत पे काम हो रहा है। देखिए, हमने अमेरिका की अब जब बात आई तो अमेरिका के खिलाफ भी जाकर के हमने फैसला लिया ना, आज तक डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम स्ट्रांगली खड़े हुए। तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप आज चाइना जो कि आपका पार्टनर माना जाता था एक तरीके से, आज वो आपसे एक पेज पर खुश नहीं है। आप चाइना को छोड़कर अब अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये कौन-सी क़यादत क्या करेगी किसी को पता ही नहीं है कि कब आपको अमेरिका के साथ रहना है, कब चाइना के साथ रहना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के पॉलिटिकल क़यादत बहुत ज़रूरी है इरफान साहब। और ये जो पॉलिटिकल क़यादत है, आप यकीन करिए, ये अगर स्ट्रांग है तो आपके वहाँ भी जो अवाम है, उनके लिए बेहतरी होगी। आज डॉलर जो इतना पहुँच गया है, जो हालात आपके मुल्कों में चल रहे हैं, तो ये बीइंग ए पड़ोसी हमारे पे भी इसका असर होता है, क्योंकि पड़ोस के अंदर अगर कोई हालात चल रहे हैं तो उसका असर पास पड़ोस के लोगों पे आता है, पास पड़ोस की कंट्री पे आता है। तो इसके असरात हम पर भी आते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम खुद चाहते हैं कि किसी तरीके से मसला जो है वो हल हो, आपस में बैठ कर के जिस तरीके से पहले आना-जाना शुरू हुआ था। तो दोनों ही कंट्री के जो आम अवाम है वो चाहते हैं कि एक-दूसरे से मेल-जोल हो, एक-दूसरे के वहाँ आना-जाना हो। लेकिन जो टॉप लेवल क़यादत है वो राजी हो तब जाकर के ये काम किया जा सकता है। आम लोगों के मानने से या समझने से बॉर्डर्स नहीं खुलती है, ना आने के लिए वीज़ा मिलती है, ना परमिशन मिलती है। तो इसलिए इन सारी ही चीज़ों को लेकर के आपके यहाँ पर इस तरह की जो क़यादत हो, वो फैसले ले। बात करने के लिए किसने मना किया है? और कोई भी मसलों का हल जो है ना वो बातचीत से ही निकलना है, जंगों से कोई हल निकलना नहीं है। जंगें सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों तक के लिए अच्छी लगती है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो बातचीत से ही मसले हल किए जाते हैं। एक पड़ोसी होने के नाते हमने भी हमेशा ये कोशिश की है पूरी तरीके से। इससे पहले जो हमला हुआ था उसके अंदर आपको पता होगा कि आईएसआई की टीम को भारत बुला करके हमने बाकायदा सारे सबूत दिए थे, सारी चीज़ें दी थी। तो आप ये मत कहिए कि हमने एविडेंसेस नहीं दिए, हमने इतने एविडेंसेस दिए हैं जिसको दुनिया ने माना भी है। और जो मसला आपने दुनिया के लिए क्रिएट किया था, आज वो मसला आपके अपने मुल्क के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत बन गई अच्छा है, वो टीपीपी की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। अच्छा इरफान साहब, मेरा अच्छा आपसे इकबाल साहब। इरफान साहब, आपका जब मतलब आप काउंटर कर सकते हैं, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे दो टॉपिक है। दूसरा टॉपिक का जो मेरा था, मतलब एक इंडिया से एक और खबर आती है कि इंडिया ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें वो मिसाइल टेस्ट करेंगे बे ऑफ बंगाल में। और ये हुआ जब पाकिस्तान नेवी ने टेस्ट की ये मिसाइल, ठीक है। तो सर, इरफान साहब, आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, पहले तो इकबाल साहब ने बड़ी काफी सारी बातें कर दी और काफी सारे सवालात भी रख दिए। अब काफी सारे तो मुझे उनमें से याद भी नहीं है, स्किप हो गए और कुछ उनकी आवाज भी ब्रेक हो रही थी। लेकिन जितनी भी उन्होंने बातें की है ना, घूम फिर के उन्होंने ये दहशतगर्दी ये वो, इसमें ना तो कहीं उन्होंने कुलभूषण का जिक्र किया ना और इंडिया को बिल्कुल पारसा बना दिया। खैर, हम इन इश्यूज पे नहीं आते। इकबाल साहब घूम फिर के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो कयादत है वो स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो किसी भी स्टेट का कोई जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो बदलते रहते हैं। आज शहबाज शरीफ है, कल को इमरान खान होगा, परसों कोई और होगा। इसी तरह इंडिया में नरेंद्र मोदी कोई हयात तो वो लिखवा के नहीं आया कि सारी उम्र वो होंगे, कभी चेंज हो जाएंगे, कभी किसी पार्टी का, कभी किसी का। लेकिन स्टेट की एक पॉलिसी होती है, चाहे उसके बैकएंड पे कोई भी हो। जाहिर सी बात है, हर मुल्क के थिंक टैंक होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होती है, एक पॉलिसी होती है, तो पॉलिसी ने नैरेट करना होता है। बात होनी होती है पॉलिसी पे। तो पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी यही रही है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं।
हमेशा से यही रही है कि हमारे नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, चाहे अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, जो भी है, सबके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और उनके साथ पहली तिजारती जो हमारी तरजीह है वो उन्हीं के साथ हमेशा से है। और मेरे ख्याल में ये बात जो है ये कोई इसकी कोई खास है वो वैल्यू नहीं है कि जनाब पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत स्ट्रांग नहीं है, हमेशा से स्ट्रांग है, हमारी पॉलिसी स्ट्रांग है। और दूसरी इकबाल साहब को एक कंफ्यूजन है कि जी चाइना चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, फिर अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिलेशंस बना रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन है। तो मेरे ख्याल में कंफ्यूजन भारत को है कि आखिर पाकिस्तान करने क्या जा रहा है और पाकिस्तान करता क्या है, एक दिखा के दूसरी लगा देता है पाकिस्तान। और ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल मैं इस चीज को मानता हूं कि ये कंफ्यूजन है, लेकिन पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और अभी पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना के दौरे करके आई है, इससे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा भी गई थी। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये एक इंडिया की हमेशा से ये ख्वाहिश है कि जनाब इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है कोई तनाजा पैदा किया जाए, इनके दरमियान दूरियां पैदा की जाए। और अब मुसलसल कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम होती चली जा रही हैं। दूसरी, जब आपने बात की है ना ये कोई मिसाइल टेस्ट करने की, तो ये मेरे ख्याल में ये एक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रूटीन की बात है। पाकिस्तान भी टेस्ट करता रहता है, इंडिया भी टेस्ट करता रहता है, तो ये कोई इतनी बड़ी, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं है। उनको पूरा हक है, वो अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उसको टेस्ट करें, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इसको कोई इतना सीरियस लेना चाहिए। इकबाल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो इंडिया ने एक मिसाइल का नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि एक दिन पहले हमने देखा पाकिस्तान नेवी ने जो है वो टेस्ट किया था मिसाइल को। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे भाई, ये जो टेस्ट करने की बात थी वो 25 से 27 नवंबर यानी कि कल से लेकर के 3 दिन के लिए नोटम जारी किया गया था, नोटिस टू एयरमैन। कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते जो है उसे डिले किया गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर के अंदर 6 से 8 जो है वो नोटम जारी किया गया है उस मामले के अंदर। अभी गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले को लेकर के क्लियर नहीं किया है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है कि कुछ मिसाइल जो है वो टेस्ट किए जाएंगे। तो इस तरह ये पहला मामला नहीं है, सितंबर में भी चीजें की गई थी, जनवरी में भी की गई थी और लास्ट ईयर की। तो इस तरह के हर मुल्कों के अंदर जो मिसाइल्स और जो आर्म्स होते हैं वो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से अपने आर्म फोर्सेस के साथ वो करती रहती है। तो इंडिया भी कर रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। ये दुनिया के अंदर एक रिवाज है, वो चलता रहता है। मतलब चाहे वो चाइना, अमेरिका या जितनी भी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज है और जिनके पास हथियार है, वो इस तरह के अपने हथियारों को जो बनाती है उसको टेस्ट करती है, और टेस्ट करके ये देखना चाहती है कि जो हमने बनाया है वो वाकई में कारगर है या नहीं है, किस तरह है। तो ये एक नॉर्मल सी चीजें है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से चेक किया था, अगर सही रहता तो मुझे लगता है कि आज आपको ये साथ खबर मिलती कि पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट एक साथ हुआ है। और इससे पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि मिसाइल टेस्ट हुई है। ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि पहली बार है। ये है बस कि 25 से 27 कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने एकदम क्लियर नहीं किया। उसको छन छन के कुछ खबरें अलग अलग दिशा से अलग अलग आ रही है। तो अब ये सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए डाली गई है। सही हो अच्छा, गया। इकबाल साहब ने रिबाहा, एक मैं बात करना चाहूंगा। इकबाल साहब ने बात की ना कि अगर ये डिले ना होता तो ये दोनों मुल्कों का जो ये टेस्ट था ये एक ही दिन पे होता। तो मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, तो उनसे मुलाकात होती रहती है, हम बैठते हैं तो हम इन्हीं इश्यूज पे बात करते हैं, फिर सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि यार हमारा जो है पाकिस्तानी 14 अगस्त को वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इंडियंस 15 अगस्त को मनाते हैं, और हम जो है नारे लगाते हैं कि हमने इंडिया से आजादी ली, इंडिया पाकिस्तान से आजादी के नारे लगाता है। लेकिन हम दोनों ने मिलकर आजादी तो ब्रिटिशर्स से ली थी, हमने आजादी तो अंग्रेज से ली थी, जिसने हम पर रूल किया था। हमारा असल दुश्मन तो वो था, वो खुद तो चला गया लेकिन हमें तनाज़ात में फंसा के चला गया। तो जिस तरह से बात इन्होंने बात की ना कि एक ही दिन पे टेस्ट होता, तो आप एक ही दिन पर इंडिपेंडेंस डे भी मना सकते थे अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होते और अच्छे करना चाहते और लेके चलते। तो ये हम बैठ के हम ये डिस्कशन करते हैं कि यार अगर ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस ना होते
अगर अच्छे नेबर्स की तरह होते। बहुत से दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनके टर्म्स बड़े अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो क्योंकि जब हम मिलते हैं ना, तो हमें फील नहीं होता कि यार, मुझे फील नहीं होता कि मैं किसी इंडियन के साथ मिल रहा हूँ, या उनको फील नहीं होता कि हम किसी जो है वो ऐसे दुश्मन मुल्क के बंदे के साथ मिल रहे हैं। जब हम आपस में मिलके बैठते हैं तो हम बात करते हैं, यार हमारा दुश्मन तो कोई और था जो हमें लड़ा के चला गया, हम यहाँ पे झगड़ों में पड़े हुए हैं। क्यों इकबाल साहब? और इरफान उनकी साहब, ये कंट्रीज को जब देखिए, ये मिले। जो चीजें आपने बताई ना, क्या होता कि अगर ये दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल क़यादत उस दौर की इतनी समझदार होती, तो मुझे लगता है कि ये जो मुल्क डिवाइड हुआ यही नहीं। अब बिल्कुल, अब देखें ना ना वो ना 14 ना डिवाइड 15 का मसला ही नहीं रहता। मतलब ये अगर दोनों नहीं ही रहता। मुल्कों की पॉलिटिकल क़यादत इतनी उस वक्त को लेकर के, पता नहीं उस वक्त के क्या हालात थे, कैसे है, वो तो वही लोग बेहतर बता पाएंगे। इस बारे में मतलब हम सिर्फ एक अपनी राय पेश कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा दुश्मन मुल्कों की तरह, तो दुश्मन मुल्क तो अगर ना होते तो मुझे लगता ही नहीं कि डिवाइड होते। और जब डिवाइड हुए हैं तो हाँ उस वक्त बिल्कुल। की अगर हम हिस्ट्री पढ़े, तो ऐसे कई कत्लेआम हुए थे। कई लोगों ने चाहे दोनों ही मुल्कों के लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, लाखों जाने गई है, लाखों कुर्बानियों के बाद दोनों मुल्क बने हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था और सारी चीजें सही थी। देखिए, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से इरफान साहब आपने कहा कि यस, पॉलिटिकल या कोई भी कयादत जो है वो बैठ करके जब बात करेगी तभी मुल्कों का हल होगा। जो आम लोग हैं वो कहीं लड़ाई नहीं चाहते हैं। और मैं रिबा के शो में भी नहीं कई चाहते, बार नहीं कह चुका चाहते, हूँ नहीं चाहते। कि इंडियन फिल्में हो, इंडियन ड्रामे हो, पाकिस्तानी ड्रामे, सीरियल्स वगैरह जो आती है, वो दोनों ही मुल्कों के लोग जो है बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे को लाइक करते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो है, उन चीजों को लेकर के जो लड़ाई है, उसको लेकर के बैठ करके बातें होनी चाहिए और उसका एक ऐसा हल निकलना चाहिए कि जो आप कमिटमेंट करते हैं दोनों ही मुल्कों की तरफ से, फिर उस दोनों ही मुल्कों को कमिटमेंट जो है पूरा करना चाहिए। तो कई बार बातें हुई है, ट्रेनें चली है, एक दूसरे पॉलिटिकल क़यादत पहुंची है, उसके बाद में हमले भी हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के जब हम्म। वो बातें होती है और उसके बाद इस तरह के मामलात सामने आते हैं, तो उसके अंदर जो है वो ताल्लुकात खराब होते हैं, एक-दूसरे से भरोसा जो है वो खत्म होता है। चाहे वो कोई भी तीसरी ताकत हो जो ये चाहती हो कि आपके मुल्क के अंदर लड़ाई हो, तो उस तीसरी ताकत को खत्म करने के लिए जो है ना, वो आपकी जो हम्म। आर्म फोर्स हो या पॉलिटिकल क़यादत हो, ये सभी को मिल कर के फिर वो तय करना होगा कि आपको रिश्ते अपने लिए रखने हैं या थर्ड पार्टी के लिए रखने हैं। तो जो मामलात अब तक बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग रिश्ते डिसीज़न लेके काम करना चाहिए और इन चीज़ों को लेके चलना चाहिए, वो नहीं ले पाते हैं। इसको लेकर के ये मामलात पूरी दुनिया के अंदर बिगड़ते जा रहे हैं। यही इंडियन और पाकिस्तानी जब अमेरिका, यूके सब जगह जाते हैं तो ये एक हो जाते हैं और जब अपने-अपने मुल्कों में लौटते हैं तो पता नहीं ये दुश्मन हो जाते हैं। तो इन सारी ही ऐसे ही चीज़ों है। को लेकर के मेरे भी इंटरनेशनल काफ़ी ट्रिप्स लगे हैं, तो मैंने ये बहुत महसूस किया है कि वहाँ हम एशियंस हो जाते हैं और ऐसा लगता है हम्म। कि मतलब एक ही जगह से हम सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन वहीं जब हम एशिया में आते हैं, तो हम एक-दूसरे को मार-काट के उतर जाते हैं और ख़ास करके पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो कोई भी जो आम जो पब्लिक है, चाहे वो हमारे मुल्क की हो, आपके मुल्क की हो, ये कोई नहीं चाहता कि रिश्ते बिगड़े। देखिए, हर कोई रिश्ते रखना चाहता है, हर कोई मोहब्बत चाहता है। लेकिन कुछ बात तो है, जिसको लेकर के मामला तब तक नहीं बन पा रहे हैं। तो मुझे चाहिए बिल्कुल। कि सारी चीज़ों को लेकर के ये दोनों ही जो टॉप क़यादत है, उन्हें फैसला करना होगा। हम्म। हम और आप सिर्फ़ बातें कर सकते हैं इरफान साहब। ऐसे ही है बिल्कुल। बिल्कुल, और बिल्कुल। लेकिन हमारा देखें, हम इतना तो कर सकते हैं, कम से कम हम सॉल्यूशन की बात करें। मैं अक्सर ना टीवी शोज़ में देखता हूँ, तो बस एक उधर से पाकिस्तानी बैठा है, एक इंडियन बैठा है, वो उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे शोज़ में जाने का ना। मुझे इन्विटेशन आता भी है तो मैं नहीं जाता। मैं कहता हूँ यार, हम बैठे तो कम से कम सॉल्यूशन की बात करें। हम जब भी ऑफ कैमरा बैठते हैं, 2 मुल्कों के लोग बैठते हैं, तो हम यही कहते हैं कि यार जो हो चुका वो तो रिवर्स नहीं होगा। जिस तरह से आपने बात की कि ये अगर उस वक्त की लीडरशिप इतनी मेच्योर होती तो फिर ये पार्टीशन होता ही ना होता तो शायद अच्छा होता, लेकिन अब हो गया है तो अब ये रिवर्स तो हो नहीं सकता।
अब ये रिवर्स तो हो नहीं सकता। इस हकीकत को तस्लीम करते हुए दोनों कंट्रीज को आगे बढ़ना होगा, अपना ट्रेड आगे बढ़ाना होगा, अपने जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद मजबूत करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, और सबसे बढ़ के अपनी पॉलिसी जो है ना और अपनी पॉलिटिक्स के अंदर से जो है ये दुश्मनी निकालनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है इरफान इरफान साहब, साहब, ये और सारी बड़ी चीजें निकालने के लिए ना इरफान ना रिबा ना इकबाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये जो मैं वही कह रहा हूँ, कम से कम हम बैठ के ये बात तो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए बात बेमतलब की बातें हैं। मुझे लगता है वो कि हम बैठ करके ये बात करें कि हम कितने बेहतर रिश्ते कर सकते हैं, उससे बेहतर ये है कि हम इस तरह की चीजों को चलन में लाए जिससे आम लोग जो है वो एक सरकार पर बात करे, सरकार के साथ, कि आपको अपने पड़ोसी मुल्क के साथ किस तरह रिश्ते रखने चाहिए। चाहे जिस तरीके से पाकिस्तान के चैनल्स कहते हैं कि इंडिया की तरफ से टेररिज्म होता है, जैसे आपने भी अभी चीजों को एक तरीके से कहा था कि फंडिंग को लेकर के एक इशारा किया था, इंडिया के लोग पाकिस्तान की तरफ करते हैं। लेकिन ये आप यकीन करिए, हमारे यहाँ से फंडिंग्स को लेकर के अब तक कोई मामला मुझे नहीं लगता है इतने बड़े लेवल पर सामने आया। उसकी वजह यह है कि अगर होता तो कई बार इंटरनेशनली फर्म पे आपने एक कुलभूषण का नाम सिर्फ लिया, तो कुलभूषण को लेकर के, उसको लेकर के इंडिया ने कई चीजें इंटरनेशनल कोर्ट में कही है। उसके अलावा आप बताइए कि चीजें जितनी आई है वो आज तक प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ से अच्छा, मुझे बहुत सी कॉल आ चीजें रही थी तो इकबाल साहब की आवाज ब्रेक हो गई है। रिफा काइंडली ये मुझे बता दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं इ- सिंपल सा ये बता रहा हूँ आपको कि जो हमारे एक दूसरे के आवाज आ रही है मामलात एक इरफान दूसरे साहब पे चल आपको? रहे हैं। अभी आ रही है आवाज आ रही इरफान है। साहब? सिंपल जी सा जी सर, आ मेरा रही ये है। मानना था कि हम जो ऐसी चीजें तैयार करें जिसको लेकर के कुछ पॉलिसीज ऐसी हो दोनों मुल्कों के अंदर, टॉप कयादत के अंदर, कि वो इन सारी चीजों को लेकर लड़ाई को न करते हुए दोनों मुल्कों की तरक्की को देखें, उनको आगे बढ़ाए। तो देखिए, ये हर मुल्क का एक ख्वाब होता है, कोई लड़ना नहीं चाहता, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। तो ये बिल्कुल जो पीछे से सारी चीजें होती है उसको खत्म करने के लिए ना टॉप लेवल की कयादत ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि उनके कहने पर ही सारे खेल होते हैं। अगर कुछ भी बिल्कुल होता है दोनों ही बिल्कुल, मुल्कों मैं में तो एग्री उसके करता हूँ लिए आपसे। एक टॉप लेवल कयादत होती है। तो उस टॉप लेवल कयादत के लिए जो हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये होगी आगे, जो यंग जनरेशन है उसकी, कि वो इन सारी चीजों को समझे और आगे अपने एक दूसरे को लेकर के चले। बस उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता इरफान साहब कुछ कहने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हम यकीनन जो एक समझदार इंसान है वो कभी भी वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे, जंग की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। और जब हम लोग इंडिया पाकिस्तान के लोग कहीं सरहद पार मिलते हैं गोरों की कंट्रीज में, तो वहां पर हम बिल्कुल सेम सेम यानी कि एक घर में रहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो यूके में रहते हैं, वो इंडियन फैमिलीज के साथ एक साथ रह रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है, और वहां पर उनका ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता कि भाई कश्मीर लेना है हमने और कश्मीर लेना है उन्होंने। तो उनका ये कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता वहां पर। और वहाँ एक तरह के लोग, मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों के साथ इतना अच्छा नहीं लोग रह रहे होंगे जितने वो इंडियंस के साथ अच्छे अपनी फैमिलीज को मतलब फैमिली टर्म्स को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच इकबाल सर, थैंक यू सो मच इरफान साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। शुक्रिया रिबा।